नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा। अभी तक के जो टॉपिक की अपनी डिस्कस किया बायोलॉजी के अंतर्गत, उस सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक थी अपनी सारी। अपन ने प्रीवियस क्लास में अपन ने ये भी डिस्कस कर लिया कि ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती है, ग्रंथियाँ किसे कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित स्रावी ग्रंथि की बात कर लिया अपन ने भली भांति प्रकार से। आज जो अपना छोटा सा टॉपिक है वह है सिर्फ ब्लड को लेकर। किसको लेकर? ब्लड को लेकर, जिसको हम क्या कहते हैं? रक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? खून, ब्लड, रुधिर, आप नाम देते हो इसको। आज अपना एक छोटा सा टॉपिक है जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनसे ये पूछा जाता है क्वेश्चंस बार बार, आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में, प्लेटलेट के बारे में, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बन के आते हैं। हाँ, मेरा जहां तक थॉट था कि मैं आपको अलग ये टॉपिक के बारे में बताऊं डिटेल से, सभी टॉपिकों से हटकर, कि एक छोटा सा टॉपिक बनाऊं और इस टॉपिक से इंपोर्टेंस बनाकर मैं आपके सामने रखूं क्लास में। तो चलिए आज हम उसी की बात कर रहे हैं, ब्लड की बात कर रहे हैं, अपन रक्त की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ब्लड, रक्त की बात कर रहे हैं आज। तो चलिए हम आज रक्त ब्लड की बात करते हैं। रक्त क्या है? सबसे पहली बात, खून। हमारे शरीर में यदि खून की कमी हो जाती है तो थकावट सी महसूस होती है, चक्कर से आने लगते हैं, विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र की हम बात कर चुके हैं आपके सामने प्रीवियस क्लास में, बहुत अच्छी तरह से। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। उसी में से हमने एक छोटा सा टॉपिक को चुराकर मैंने आपको अलग से रखने की कोशिश किया है, और मुझे आशा है, उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा आज ये टॉपिक। रक्त की बात कर रहे हैं। रक्त क्या है? रुधिर, रक्त, खून, ब्लड, ये सभी एक है, नाम एक है, काम भी एक है। नाम अनेक हो गया, काम एक होगा। खून बोल दो, रक्त बोल दो, ब्लड बोल दो, रुधिर बोल दो, काम लेकिन इनका एक है। वो क्या है वो अपन आगे की स्टडी करते हैं। रक्त एक प्रकार का संयोजी उत्तक है दोस्तों। क्या है? रक्त एक प्रकार का संयोजी उत्तक। क्या है? रक्त एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। हमें रक्त के बारे में अध्ययन करना होता है विशेष तौर पे, तो रक्त का अध्ययन क्या कहलाता दोस्तों? तो रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता दोस्तों। क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी कहलाता है। कभी कभी ये क्वेश्चंस पेपर में पूछ लिया जाता है, सभी के अध्ययन पूछ लिए जाते हैं। इसके इस अध्ययन को क्या कहते हैं, इनके अध्ययन को क्या कहते हैं, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, हर प्रकार के अध्ययन को क्या कहते हैं। इसी प्रकार से पूछ लिया जाए कि रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों, तो हम इसे कहते हैं हेमेटोलॉजी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी। रक्त जो होता है वो प्राकृतिक रूप से हल्की क्षारीय होता है। यह प्राकृतिक रूप से क्षारीय होता है। इसका जो मान है दोस्तों, पीएच मान, वो लगभग 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। और कैसी प्रकृति की होती है? क्षारीय प्रकृति की होती है। रक्त के निर्माण की जो प्रक्रिया होता है, हमारे शरीर में जो रक्त का निर्माण होती है, उसकी प्रक्रिया को हम मोपाइसिस कहते हैं, हीमोमोपाइसिस कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? हीमोपाइसिस कहते हैं। अब ये रक्त बनता कहाँ है? ये रक्त बनता कहाँ? तो रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है दोस्तों। कहाँ होता? लाल अस्थि मज्जा में होता है। रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है तथा भ्रूणावस्था में कहां होता है दोस्तों? पलिया में होता है।
रक्त का निर्माण होता है। पेपर में ये क्वेश्चन ही सबसे महत्वपूर्ण है, छोटे हैं लेकिन ये मोटे हैं दोस्तों। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्त, मेरे लड्डू गोपाल, यही आपको ध्यान में रखना है। यदि आपको ये ध्यान में रहता है तो आप समझ लेना कि अधिकतम से अधिकतम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आ सकते हो पेपर में। रक्त निर्माण की यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? रक्त इस प्रकार से लाल अस्थि मज्जा में बनता है और भ्रूणावस्था में जो तैयार होता, निर्माण होता, उसको क्या कहते हैं? तो रक्त निर्माण की इस प्रक्रिया को हीमोपाइसिस कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? हीमोपाइसिस कहते हैं। आपसे पूछा जाता है पेपर में, पेपर का पैटर्न यही है, इसी स्टैंडर्ड तरीके से आपके क्वेश्चंस बनते हैं कि रक्त के निर्माण को हम क्या कहते हैं? तो रक्त के निर्माण को, प्रक्रिया को हम हीमोपाइसिस कहते हैं दोस्तों। रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है तथा भ्रूणावस्था में पलिया में होता है रक्त का निर्माण। ठीक है ना। अब हम आगे की ओर देखते हैं, इनका और मुख्य कार्य क्या है। रक्त में ऑक्सीजन यानी O2 व पोषक पदार्थ काफी मात्रा में होते हैं। रक्त में O2 व पोषक पदार्थ काफी मात्रा में होते हैं। क्या? काफी मात्रा में होते हैं। चलिए अब हम रक्त के प्रकार की ओर बढ़ते हैं। रक्त के प्रकार में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछा जाता है दोस्तों, हाँ, प्रीवियस क्लास में मैं आपको याद दिला दूं, हमने ये भी डिस्कस किया था कि रक्त परिसंचरण हेतु हमारे पास 3 मुख्य अंग माने जाते हैं, 3 मुख्य अवयव होते हैं। हृदय की बात किया था, रक्त वाहिनियां की बात की थी और रक्त की बात की थी। ये हमने डिस्कस कर चुके आपसे, ठीक है ना। और रक्तचाप, रक्त दाब की माप जो किया जाता है वो हमने बता दिया था, स्फिग्मोमीनोमीटर द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। तो हम ये सब डिस्कस प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। अब हम जो सिर्फ बात कर रहे हैं यहाँ पे वो रक्त की बात कर रहे हैं। तो हम रक्त में चलते हैं कि रक्त के प्रकार में कौन कौन से शरीर में हमारे रक्त होते हैं। एक लाल रक्त होता है, एक श्वेत रक्त होती है, प्लेटलेट होती है। इन दोनों का काम क्या है? तो सबसे पहले हम यहां डिस्कस करते हैं लाल रक्त कणिकाएं की। कणिकाएं जिसको हम आरबीसी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? आरबीसी, रेड ब्लड सेल। क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल की बात करते हैं। लाल रक्त कणिकाएं की हम बात करते हैं। लाल रक्त कणिकाएं जो होता दोस्तों, हम इसको क्या कहते हैं? इसे हम इरोथ्रोसाइट भी कहते हैं दोस्तों। हम लाल रक्त कणिकाएं का दूसरा नाम यदि पूछा जाए आपसे पेपर में तो आप कह सकते हो कि लाल रक्त कणिकाएं को हम इरोथ्रोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इरोथ्रोसाइट भी कहते हैं। इस आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, ठीक है ना। इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। लाल रक्त कणिकाएं की जो आकृति है द्विअवतल जैसी होती है। कैसी होती है? द्विअवतल लेंस जैसी होती है। आरबीसी की आकृति द्विअवतल जैसी होती है।
द्विअवतल लेंस जैसी होती है। या आप सिर्फ द्विअवतल भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। आरबीसी की आकृति कैसी होती है? आरबीसी की आकृति द्विअवतल जैसी होती है। इसकी खोज किसने किया दोस्तों? यह मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका माना जाता है और इसकी खोज किसने किया? लैंडस्टीनर ने किया था दोस्तों। किसकी खोज? आरबीसी की खोज। इसकी खोज लैंडस्टीनर ने किया था। किसने किया? लैंडस्टीनर ने किया। और यह मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका भी माना जाता है। माना जाता है। लाल रक्त कणिकाएं का जो कब्रिस्तान कहा जाता दोस्तों, वो पलीहा को कहा जाता है। किसको कहा जाता? पलीहा को। पलीहा को हम हिंदी में दोस्तों तिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? तिल्ली। तो आपसे पूछा जाता है लाल रक्त कणिकाएं का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? तो लाल आरबीसी का कब्रिस्तान की बात किया जाए, आरबीसी का कब्रिस्तान पलीहा को कहा जाता दोस्तों। पलीहा को कहा जाता है। मलेरिया में यदि कोई चीज की कमी हो जाती है आपके शरीर में तो उसमें से चेक किया जाता है कि किसकी कमी हो गई। तो ध्यान रखना, मलेरिया जैसे ही आपको हो जाए, मलेरिया नामक रोग यदि हो जाता मलेरिया, तो मलेरिया में आरबीसी की कमी हो जाती है। आरबीसी की कमी से मलेरिया का लक्षण प्राप्त होता है। यदि कोई कह रहा है कि आपको मलेरिया है तो आप समझ जाना कि आपके शरीर में आरबीसी की कमी है, रेड ब्लड सेल की कमी है दोस्तों। किसकी कमी है? रेड ब्लड सेल की कमी है। चलिए इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए आप फटाफट, आगे की डिस्कस करते हैं हम। महत्वपूर्ण पॉइंट है आरबीसी के लिए बेटा। सबसे छोटी आरबीसी किसकी होती है और सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? सबसे छोटी आकृति की जो आरबीसी होती है वो कस्तूरी मृग की है। किसकी है? सबसे छोटी आकृति की आरबीसी कस्तूरी मृग की होती है। और सबसे बड़ी आकृति की आरबीसी हाथी का होता दोस्तों। किसका होता? एम्फीफ्यूमा, जिसको हाथी की बात कर सकते हैं, एम्फीफ्यूमा। यानी हाथी की होती है। ठीक है ना? एम्फीफ्यूमा हाथी की होती है। यदि आपका रंग आपके रक्त का रंग यदि लाल है, रक्त का रंग लाल है, तो आप समझ जाना कि किसके कारण से है। यह फेरस आयन से होता है। किस आयन से? फेरस आयन के कारण। किसके कारण? फेरस आयरन के कारण आपके ऐसे हो जाते हैं। के कारण होता है। ठीक है, ये रही हमारी बात
लाल रक्त की बात कर ली। किसकी बात कर लिए? लाल रक्त की हमने बात कर ली। ये सबसे महत्वपूर्ण था दोस्तों। अब हम बात करते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं की। श्वेत रक्त कणिकाएं, जिसको WBC कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हाइट ब्लड सेल। ये भी हमारे शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ल्यूकोसाइट, यानी WBC को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। WBC को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ये भी कहाँ बनती है दोस्तों? यह भी अस्थि मज्जा में बनता है दोस्तों। श्वेत रक्त कणिकाएं भी बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में बनता है। WBC भी अस्थि मज्जा, जिसको हम बोन मैरो कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? बोन मैरो। बोन मैरो में बनती है। कहाँ बनती है? बोन मैरो में बनती है। इसके बाद आता है WBC के बारे में। यदि रक्त कैंसर में, यदि किसी व्यक्ति को रक्त में कैंसर हो जाता है, तो यदि रक्त कैंसर में WBC अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है दोस्तों, तो इस रक्त कैंसर को हम ल्यूकेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। क्या कहते हैं दोस्तों? ल्यूकेमिया कहते हैं। ल्यूकेमिया या ल्यूकेरिया भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना? क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया या ल्यूकेरिया। कहते हैं। अब अहम सी बात है, आपसे ये भी पूछा जाता है कि लाल रक्त कणिकाएं की कितने दिन तक रहता है, जीवन काल कितना होता है, WBC का जीवन काल कितना होता है। ये सब भी पेपर में आता है दोस्तों। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको आना भी चाहिए। चलिए, श्वेत रक्त कणिकाओं का जो सबसे प्रमुख कार्य होता है दोस्तों, वो होता है संक्रामक रोग से बचाना, संक्रामक रोग से लड़ना और उनसे शरीर को रक्षा करना। क्या करना? रक्षा करना। ये सारे जो कार्य होता है दोस्तों, वो किनके होते हैं? ये कार्य होते हैं हमारे श्वेत रक्त कणिकाओं के। किसकी होती है? श्वेत रक्त कणिकाओं का जो कार्य होता है दोस्तों, वो होता है हमारे शरीर को संक्रमण रोगों से बचाना और उनसे शरीर को सुरक्षा प्रदान करना। ये हमारे श्वेत रक्त कणिकाओं के काम होते हैं। तो चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं प्लेटलेट की बात करते हैं। शरीर में हमारे एक और भी है जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि आपको किसी कह दे कि आपको डेंगू हो गया है या आपसे कह दे स्वाइन फ्लू हो गया, इस टाइप से कुछ यदि रोग हो जाते हैं डेंगू वगैरह में, तो आप में आपको ध्यान रखना हो कि उसमें जो सबसे ज़्यादा गिरावट होती है वो क्या होता है? अपना प्लेटलेट की कमी हो जाती है। ठीक है ना? तो हम प्लेटलेट की ओर देखते हैं। प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? थ्रोम्बोसाइट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? इसे
थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। प्लेटलेट्स केवल स्तनधारियों में पाई जाती है। यह केवल स्तनधारियों में पाई जाती है। इनका जो जीवन काल होता है दोस्तों, इनका जो जीवन काल होता है वो मात्र 10 दिन का होता है। मात्र 10 दिन का होता है। यह केंद्रक विहीन होता है दोस्तों। कैसा होता है? इनमें केंद्रक का अभाव होता है, तो यह केंद्रक विहीन होता है। यह केंद्रक विहीन होता है। प्लेटलेट की संख्या यदि बढ़ रही है दोस्तों तो थ्रोम्बोसाइटोसिस कहलाता है, और घट रही है तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाता है दोस्तों। घटना और बढ़ना, ठीक है ना। प्लेटलेट की संख्या, प्लेटलेट की संख्या का घटना और बढ़ना, घटना और बढ़ना। यदि घट रहा है तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाता है। क्या कहलाता है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाता दोस्तों। और यदि बढ़ रही है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के लिए और बढ़ रही है तो थ्रोम्बोसाइटोसिस कहलाता, ठीक है ना। थ्रोम्बोटाइसोसिस, टाइसोसिस। साइटोसिस कहलाता है। बढ़ना और घटना। ये कोशिकाएं मुख्य रूप से रक्त का थक्का जमने में मदद करता है, प्लेटलेट्स, ठीक है ना। ये कोशिकाएं क्या करती है? ये कोशिकाएं मुख्य रूप से रक्त में थक्का जमने में मदद करता है। प्लेटलेट्स, क्या? प्लेटलेट्स। रक्त में इनकी संख्या लगभग 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर पाए जाते हैं। रक्त की संख्या ऐसे 1.5 लाख से 5 लाख तो होती है दोस्तों, लगभग औसत ले लिया मैंने आपको 3 लाख। रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या लगभग 1.5 लाख से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है। प्रति घन मिलीमीटर होता है। ये रहा हमारा दोस्तों, यहाँ पे रक्त के बारे में बात किया अपन ने कि कौन कौन से रक्त अपन पाए जाते हैं। एक रक्त की बात कर लिया अपन ने, लाल रक्त की बात कर लिया। दूसरा अपन ने बात कर लिया, इसमें किसकी बात कर ली अपन ने? दूसरा बात कर लिया अपन ने इसमें श्वेत रक्त की। और तीसरा बात कर लिया अपन ने प्लेटलेट की। एक वयस्क मनुष्य में जो औसत रक्त होना चाहिए वो लगभग 5 से 6 लीटर होना चाहिए, और पुरुषों की तुलना में महिलाओं में जो रक्त की मात्रा होती है वो 1 लीटर कम पाया जाता है दोस्तों। 1 लीटर कम पाया जाता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है। जो लाल रक्त कणिकाएं जो पाई जाती है उसके बारे में भी ध्यान रखना। ये भी केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती है,
और यह कुल रुधिर का लगभग 40% भाग होता है। कितना होता? लगभग 40% भाग होता है। रक्त का लगभग 55% भाग जो होता है दोस्तों वो प्लाज्मा का होता है। किसका होता है? प्लाज्मा का होता है। और 45% भाग जो होती है रुधिर कणिकाएं की होती है। किसकी होती है? रुधिर कणिकाएं की होती है। यह भी आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, बहुत ही शानदार ढंग से ध्यान रखना है। एक सामान्य मनुष्य में जो लाल रक्त कणिकाएं जो होती है लगभग 54 लाख प्रति घन मिलीलीटर होता है। और श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती लगभग वो 5 से 11 हजार प्रति घन मिलीलीटर होती है। ये भी अपने को ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बातें हैं जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो बार बार पेपरों में पूछे जाते हैं दोस्तों। इन चीज का नॉलेज होना आपको जरूरी है। यदि ये सब क्वेश्चंस यदि पेपर में आते हैं तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को भली भांति प्रकार से कर सकते हो दोस्तों। क्या कर सकते हो कि लाल रक्त कणिकाएं जो होती है उनका जो संख्या होता है वो 54 लाख प्रति घन मिलीलीटर होता है। और श्वेत WBC का जो होता है वो 5 से 11 हजार प्रति घन मिलीलीटर होता है। प्लेटों की संख्या मैंने बता दी आपको, 1.5 लाख से 5 लाख प्रति घन मिलीलीटर होता है दोस्तों। ये चीज अपने को ध्यान रखना है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है। और ये हमारे शरीर में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं दोस्तों। ठीक है ना। लाल रक्त का लाल रंग जो होता है दोस्तों वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसमें हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, इसलिए आपका रक्त का लाल होना देखा जाता है। ठीक है। ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके पेपरों में आते रहते हैं दोस्तों। तो चलिए इस तरह से हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे ये कोशिकाएं मनुष्य मुख्य रूप से रक्त में किस तरह से काम करता है और क्या क्या होता है। अब हम आगे की ओर देखते हैं, रक्त समूह की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे दोस्तों? हम रक्त समूह की बात करेंगे। रक्त समूह जिसे कहते हैं ब्लड ग्रुप। रक्त समूह ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं। ग्रुप रक्त समूह के बारे में किसने बताया दोस्तों? तो रक्त समूह के बारे में जो बताया दोस्तों उनका नाम भी था लैंडस्टीनर। क्या नाम था? लैंडस्टीनर। 1902 ईस्वी की बात है। लैंडस्टीनर ने बताया था। डाटा आपको याद रखना नहीं है, डाटा से कोई मतलब है नहीं दोस्तों। लैंडस्टीनर ने किया था। रक्त समूह को 4 वर्गों में रखा गया दोस्तों। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में रखा गया। रक्त समूह को 4 वर्गों में रखा गया है। कितने वर्गों में रखा गया दोस्तों? 4 वर्गों में रखा गया। वो 4 वर्ग कौन कौन से हैं? पहले को ए कहते हो, दूसरे को आप बी कहते हो, फिर ए बी और फिर ओ कहते हो। इस प्रकार से इनको 4 वर्गों में रखा गया है। 4 वर्गों के बारे में आपको बताना है दोस्तों कि कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको बताना है वर्ग ए। कौन सा बताना? वर्ग ए। वर्ग ए और वर्ग बी। वर्ग ए बी और वर्ग ओ। इस प्रकार से हमने देखा कि यहां पे 4 वर्गों में रखा गया है। किसको? रक्त के समूह को।
रक्त के समूह के खोजकर्ता का नाम क्या दोस्तों? लैंडस्टीनर है। कब किया इन्होंने? सन 1902 ईस्वी में इन रक्त समूह का खोज किया इन्होंने। और इन्होंने कितने वर्गों में रखा? इन्होंने इनको 4 वर्गों में रखा। एक को अपन ने कह दिया यहाँ पे वर्ग ए, दूसरे को कह दिया वर्ग बी, तीसरे को कह दिया ए बी, और लास्ट को कह दिया ओ। ठीक है ना? तो ये हो गए हमारे 4 प्रकार के जो हो गए, वो क्या है? ए, वर्ग बी, वर्ग ओ ए बी और ए सी। इस प्रकार से देख ली। अब इनमें से सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ग ए का। वर्ग ए का बात करेंगे, फिर किसका बात करेंगे? वर्ग बी का, फिर वर्ग ए बी और वर्ग ओ का बात करें। तो आपसे यदि कोई पूछ ले दोस्तों कि यहाँ पे जो है अपना ये वर्ग ए जो है वो क्या है, तो आपको बताना है कि लाल रुधिर कणिकाओं में प्रतिजन का काम करता है वर्ग ए, और प्लाज्मा में उपस्थित होता प्रतिरक्षी के रूप में वर्ग बी। ए तथा ए बी वर्ग के रक्तदान कर सकता है। रक्तदान की संभावना क्या है? तो ए तथा ए बी वर्ग के रक्तदान कर सकता है। ठीक है ना? यहां पे आपका हो गया क्या? इनकी समूह। फिर कौन से आते हैं? बी। ए तथा बी कर सकता है रक्तदान, दोनों के करने की संभावना है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब आपसे जो आता है दोस्तों यहाँ पे ए बी और ओ, तो ए बी को हम क्या कहते हैं और ओ को क्या कहते हैं? ठीक है ना? तो रक्त समूह ओ को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। रक्त समूह ओ को क्या कहते हैं दोस्तों? सर्वदाता, डोनर। क्या कहते हैं? डोनर, सर्वदाता है, यूनिवर्सल सर्वदाता है। रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। और क्यों कहते दोस्तों? क्यों कहते हैं? क्या कारण है? क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता दोस्तों। एंटीजन नहीं होता है। क्या नहीं होता? क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं होता है। एंटीजन नहीं होता है। वर्ग ए बी को हम सर्वग्राही कहते हैं, एक्सेप्टर। क्या कहते हैं? सर्वग्राही यानी एक्सेप्टर कहते हैं। और इस समूह के जो रक्त हैं उनमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता। क्या नहीं होता है? इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से देख लिया हमने। ये कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को यदि रक्त चढ़ा रहा है दोस्तों, किसी दूसरे व्यक्ति को यदि आपको रक्त चढ़ाना हो, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को रक्त चढ़ा रहा है, तो इस रक्त चढ़ाने को हमको, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मान लिया जाए कि हमारे पास कोई व्यक्ति ए है और कोई व्यक्ति बी है। बी व्यक्ति को खून की जरूरत है, रक्त की जरूरत है, और जैसे इस ए व्यक्ति ने इसको रक्त दिया तो इसको कहते हैं रक्त आदान। क्या कहते हैं? रक्त आदान। और अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्या कहते हैं? ब्लड चढ़ाना, ट्रांसफ्यूजन। और मनुष्यों में आपको ध्यान रखना है, रक्तों की जो भिन्नता जो पाई जाती है उनका मुख्य कारण है आरबीसी में पाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण प्रोटीन। उस प्रोटीन को कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। क्या कहते हैं दोस्तों? ग्लाइकोप्रोटीन। यदि पूछा जाए कि आप इस तरह से बांट रहे हो रक्तों को, तो मनुष्यों में रक्तों की जो भिन्नताएं पाई जाती है किसके आधार पर पाई जाती है? तो आपको बताना है कि रक्तों की जो भिन्नताएं पाई जाती है मनुष्यों में, वो उनमें आरबीसी के अंदर, किसके अंदर?
मुख्य कारण कौन है? आरबीसी में क्या पाया जाता है? तो आरबीसी में पाए जाने वाली जो होती है अपना वो है ग्लाइकोप्रोटीन। क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन, जिसे हम एंटीजन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। जिनमें एंटीजन ए एवं बी दोनों होते हैं वो रुधिर वर्ग जो ए बी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रुधिर वर्ग ए बी कहलाते हैं। और जिनमें दोनों में से कोई एंटीजन नहीं होते हैं, जिनमें दोनों में से, जिन रक्त में जिनमें से कोई एंटीजन नहीं होते हैं, जिनमें दोनों में से कोई एंटीजन नहीं होता है, वो वर्ग ओ कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? वर्ग ओ कहलाता है। इस प्रकार से आप रक्त के समूह को बांट सकते हो। रक्त समूह में भी एक चीज और देखा गया, आरएच फैक्टर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। किसका? आरएच फैक्टर का। आरएच फैक्टर क्या होता है? चलिए इसको मैं मिटाता हूं। आरएच फैक्टर एक प्रतिरक्षी होता है। क्या होता है? प्रतिरक्षी होता है। भारत में लगभग 97% लोग जो हैं आरएच प्लस के हैं। किसके हैं? आरएच प्लस। 97% लोग भारत में प्लस के। किसके? प्लस के आरएच फैक्टर के होते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पूछा जाता है दोस्तों हमारे पेपरों में। तो चलिए इस प्रकार से हमने देख लिया, आज ब्लड ग्रुप की बात कर लिए, रक्त की बात कर लिए। आई होप सो, मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से भली भांति प्रकार से समझ में आया होगा कि अपन जो रक्त की जो बात किए वो रक्त में कौन कौन सी थी। आरबीसी की बात कर ली अपन ने, उसके बाद डब्ल्यूबीसी की भी बात हमने कर लिया। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों की बात अपन ने कर ली दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद हम प्लाज्मा प्लेटलेट की भी बात कर लिए दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ ही अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए राम राम दोस्तों।